जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस में। मैं प्रिया आज आपके साथ लिंग, विद्यालय और समाज, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, इसका पेपर 2022 का जो लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आपको दिखता होगा, 10 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। इस क्वेश्चन और ये आपके 10 क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन होते हैं जो आपके पेपर का 40% मार्क्स कंटेन करता है। यहाँ पर हम उसी के बारे में आज ये हमारी पूरी वीडियो जो है रहने वाली है। इसमें हम पेपर वाइज जो है इसको सीरीज़ को रखेंगे ताकि आपको इजी हो। तो ये जो सबसे पहला आपको दिख रहा है ये 2022 का पेपर है। इसमें 2022 में आए हुए जो 10 क्वेश्चन है शॉर्ट में, उनको हम इसमें जो है डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके साथ ही अपने संप्रत्यय निर्माण पे ज़्यादा फोकस करिएगा रटने के। आप देखिएगा कि जो मैं टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रही हूँ और जो बताने की कोशिश कर रही हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप पेपर में जो एक बात मैंने इस पेपर के शॉर्ट नोट्स को लिखने के दौरान महसूस की वो ये की कि बाकी जो आपके 3 पेपर हैं उनमें जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन देखे हैं उनमें रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा थे। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर आपने एक साल के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो बाकी में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो पिछले साल के आपको रिपीटेड दिखेंगे। लेकिन लिंग, विद्यालय और समाज में आपको रिपीटेशन काफ़ी कम देखने को मिलेगी और जो रिपीटेड क्वेश्चन भी उनकी लैंग्वेज भी काफ़ी चेंज है। तो अगर आप उसके टेक्निकल टर्म्स को नहीं समझेंगे, उसके मतलब को नहीं समझेंगे, सिर्फ रट कर जाएंगे तो हो सकता है शॉर्ट में आप छोड़ कर आएँ। और शॉर्ट छोड़ने का मतलब है कि आपके नंबर का पूरी तरीके से कम होना। ये बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि भविष्य में इस प्रकार की जो भी आपको प्रश्न पत्र से संबंधित या एग्ज़ाम सेंटर्ड या MGKVP बीएड कर रहे हैं तो उससे संबंधित सारी न्यूज़ आप तक सबसे पहले आएगी। इसके साथ ही जो है वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम 10 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ऐसे ही आपको हर एक पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक जगह आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा, उसके अलग अलग प्लेलिस्ट में। अब यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न है वो है लैंगिक भेदभाव से आप क्या समझते हैं, जिसको हम बात करते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इसके टर्म को पकड़िए। अब आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या लैंगिक भेदभाव मतलब लिंग के आधार पर किया गया भेदभाव। अब यहाँ लिंग क्या है कि ये जो है क्वेश्चन होता है X है या Y। तो आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि अगर XX है तो वो जो है गर्ल होती है, अगर XY है तो वो बॉय होता है। बस आप इन चीज़ों को अगर पकड़ लेंगे तो इसके आगे आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको पता है जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, चूँकि हमारा समाज कैसा है, पुरुष समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, प्रतिसत्तात्मक यहाँ पर जो है चीज़ें चलती हैं। तो इसके कारण जो महिलाएं हैं उन्हें इस भेदभाव के साथ क्या होना पड़ता है, गुजरना पड़ता है इस भेदभाव से। तो यही जेंडर बायस बताता है कि ये समाज की वो कुरीति है जिसकी वजह से महिलाएं उस सामाजिक दर्जे से हमेशा वंचित रहती हैं जो पुरुष वर्ग को प्राप्त है। और इसका सीधा संबंध लैंगिक असमानता से है। असमानता का मतलब जहाँ लड़का लड़की या स्त्री पुरुष ये बराबरी में नहीं होते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे मान्यताएं और परंपराएं। लड़कों को अक्सर समझा जाता है कि ये कुल का दीपक हैं। यहाँ देखिए कंटेंट आपको मैं ज़्यादा प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ज़्यादा लिखते हो, कुछ लोग पैराग्राफ में लिखते हैं, कुछ लोग पॉइंट में लिखते हैं। मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि पैराग्राफ को आप थोड़ा अवॉइड करिए बीएड जैसे अगर आप करिकुलम में हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में लिखने पे एक तो इम्प्रेसिव भी रहता है और मार्क्स भी अच्छे आते हैं रेदर देन कि आप पैराग्राफ में लिखते हैं। कि टीचर को भी पढ़ने में काफ़ी बल्कि लगता है, तो पॉइंट में लिखेंगे तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे और समझ में भी आएगा। तो मान्यताएं और परंपराएं, और आपका ये क्वेश्चन 4 नंबर का आपका जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का है, तो ये आपका 50 मार्क्स का पेपर है। मैंने स्टार्टिंग में इसको 100 का समझा इसलिए मैंने 4 बोला, तो नहीं, ये 50 मार्क्स का पेपर है। तो उस अकॉर्डिंग आपका जो है 10 × 2 आपका जो है 20 नंबर का ये जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो ये 2 नंबर के लिए आपसे पूछेगा प्रश्न जो है आपके पेपर में, तो 2 नंबर के हिसाब से आपको लिखना है। लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि आपको कॉपी का पेज उतना ही रहेगा जितना 100 नंबर की कॉपी रहेगा। तो आप कोशिश करिएगा कि समय आपको उतना ही है कि आप उस विषय में जितना जानते हैं कम से कम उसको एक जिस्ट फॉर्मेट में उस कॉपी में लिख दें। ये नहीं कि 2 नंबर का है तो हम तो बस 2 ही लाइन लिखेंगे, तो वहाँ पे आपके मार्क्स कम होने का चांस है। समय उतना मिल रहा है तो कम से कम आप जितना लिख सकते हैं अपना बेस्ट 200% दीजिए। कारण क्या है? मान्यताएं, परंपराएं, सामाजिक रीति रिवाज और मान्यताएं
व्यक्तिगत मूल्य, व्यक्ति के जो खुद के मूल्य होते हैं वो भी कारण है। ऑर्थोडॉक्स सोच, इसका मतलब है कि पुरानी परंपराओं की जो सोच होती है। महिलाओं के अधिकारों की जागरूकता की कमी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आज भी महिला अपने अधिकारों से एक तो वंचित है, वो तो अलग क्षेत्र है, लेकिन कितने तो जागरूक भी नहीं हैं। आर्थिक स्थिति और गरीबी, तो आर्थिक स्थिति और गरीबी जो है वो भी किस लिए आती है, क्योंकि अशिक्षा है। आप जब उनको पढ़ने का मौका नहीं देंगे तो वहाँ पे गरीबी और आर्थिक स्थिति दोनों ही खराब होगी। पितृसत्तात्मक समाज है। अशिक्षा के कारण, दहेज प्रथा के कारण, दहेज प्रथा भी एक बहुत बड़ा जो आप कह सकते हैं कि टर्म है कि जिसके माध्यम से लोग सोचते हैं कि लड़कियों की पढ़ाई के ऊपर खर्चा जो है वो फिजूल खर्च है, उससे अच्छा उसके दहेज के लिए पैसे रख लिया जाए। इसके साथ संकीर्ण विचारधारा, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, इसके प्रभाव हमें कई जगह देखने को मिलते हैं। किस चीज़ के? लैंगिक भेदभाव के जो प्रभाव हैं ये हमें कहाँ कहाँ दिखाई देता है? कन्या भ्रूण हत्या में जब हम डेटा को देखते हैं तब हमें पता लगता है कि लड़कियों की संख्या तो लड़कों के मामले में काफ़ी कम हो रही है। असंतुलित लिंगानुपात, और ये हमें उसी के थ्रू तो पता लगता है। क्लियर? मानसिक कुप्रभाव, लड़कियां इससे गुजरती हैं कि जो उनके साथ ये होता रहता है काफ़ी समय से, तो वो अपनी पर्सनालिटी को उस हिसाब से ढाल लेती हैं कि कोई कुछ भी बोले वो फिर शांत रहना सीख जाती हैं। तो इससे उनकी मेंटल स्थिति पे भी क्या पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। लड़कियों द्वारा स्वयं को बोझ समझना, अपने हक के लिए न बोलना, तो ये कॉमन जो है जिसमें कि इतना कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, ईजी है। आप सिर्फ एक जस्ट समझने की कोशिश करिए है क्या। कुछ प्रभाव, 2 प्रभाव लिख सकते हैं, 2 उसको लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है समाजीकरण के अभिकरण के रूप में रुचि संघ की भूमिका का वर्णन करें। हॉबी क्लब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार आता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम हॉबी क्लब को डिफाइन करेंगे। A.W. ग्रीन के अनुसार लोकमत व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया का नाम ही समाजीकरण है। तो पहले हमने बताया, क्योंकि यहाँ पे उसको किस रूप में बताना है? समाजीकरण की प्रक्रिया के रूप में। तो समाजीकरण क्या है कि जो आपके समाज के व्यवहार हैं उन देखिए समाजीकरण, समाज के व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया ही समाजीकरण है। साथ में बोलिए, समाज के व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समाजीकरण। जिसमें हम उस समाज के नियमों को आत्मसात करते हैं वो है समाजीकरण। जिसमें हम उनके नियमों को जानते हैं और मानते भी हैं वो है समाजीकरण। हॉबी क्लब क्या है? हॉबी क्लब पाठ्य सहगामी क्रियाओं की रीढ़ की हड्डी है। यह करके सीखने पर आधारित है, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। पाठ सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं? यहाँ एक नया टर्म आया। तो पाठ सहगामी क्रियाओं का मतलब होता है पाठ के साथ चलने वाली क्रियाएं। आपके जैसे आप पढ़ाई करते हैं क्लासरूम में, तो उसके साथ चलने वाली भी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, वही आपकी पाठ सहगामी क्रियाएं हैं। तो हॉबी क्लब के लिए ये जो पाठ सहगामी क्रियाएं हैं ये इसके लिए बिल्कुल इसका बैकबोन है। क्या है? बैकबोन। और ये करके सीखने पर आधारित है, क्योंकि नाम ही है हॉबी, मतलब वो आपको ही करना है, वो आपके रुचि और विषय का क्षेत्र है। इससे क्या क्या फ़ायदा होता है अगर हम हॉबी क्लब को विकसित करते हैं? तो सबसे पहला है छात्रों का सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है बच्चों का अगर हॉबी क्लब में वो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो किस पे है? लर्निंग बाय डूइंग पर ये क्या है? आपका आधारित है। नेक्स्ट है जागरूकता, फिर छिपी प्रतिभा को उभारता। कभी कभी हमें नहीं पता होता है हमारा इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि हम उतने क्षेत्र को नहीं देखे होते हैं। जब हम हॉबी क्लब के अंतर देखते हैं, जो पाठ के साथ चलने वाली जो क्रियाएं होती हैं, तो कभी कभी कुछ चीज़ों में हम बहुत अच्छा कर जाते हैं, तो हमें पता लगता है कि नहीं ये फील्ड मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। तो जो आपके अंदर हिडन टैलेंट है, जो प्रतिभा है, उसको भी उभारने का काम करता है हॉबी क्लब। संतुलन स्थापित करना, एक बैलेंस फॉर्म करता है, क्योंकि अगर आप बहुत पढ़ते पढ़ते बहुत बोर भी हो जाते हैं तो ये आपकी रुचि के अनुसार आप खुद करते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है, तो आपके लाइफ में बैलेंस बनाने का काम भी ये अच्छे से करता है। पर्याप्त ज्ञान, कौशल एवं अनुभव प्राप्ति को बढ़ावा। आपको पता है जब आप कोई कार्य खुद से करेंगे तो आपको उसमें जल्दी अनुभव भी आता है, ज्ञान भी जो है वो स्थायी रहता है। ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको भी बढ़ाने का काम, इसमें भी ग्रोथ का काम ये करेगा। जीवन शैली में सुधार, आत्मसम्मान में वृद्धि, क्योंकि जब आपको पता है कि आपके अंदर कुछ स्किल है, आपको ये चीज़ अच्छे से आती, तो आप प्राउडली वहाँ पे कॉन्फिडेंस आपके बॉडी लैंग्वेज में अपने आप आ जाता है। तो ये बिल्कुल वही बात कर रहा है। अब मिला जुला करके अगर मैं हॉबी क्लब के बारे में कहूँ
देखिए जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ मेरा कंसंट्रेशन इस पे रहता है, इसलिए मैं चीज़ों को इतनी बार बोलती हूँ ताकि कोई भी बच्चा जो अगर धीरे भी पढ़ता है, धीरे भी सीखता है, तो उसको भी समझ में आए। इसलिए मैं 4 बार बोलती हूँ और फिर लास्ट में एक जिस्ट, आपका खुद का कॉन्सेप्ट क्या बना वो ज़रूर समझिएगा, तभी आप आगे बहुत अच्छा कर पाएंगे। रटना या फिर आपको डायरेक्ट ये दे देना ये मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए अब जब भी हॉबी क्लब का नाम आपके सामने आए तो ये क्या है, साथ में चलने वाली जो क्रियाएं होती हैं, इसमें रुचि, आपको अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग कार्य करना है। जो अब आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, तो ये अलग अलग तरह से प्रभाव कर रहा है आपके पर्सनालिटी को डेवलप। आपको सेंटर में किसको रखना है, खुद को मान लीजिए आपने रख दिया। अब आपको मान लीजिए स्टडी भी कराई जा रही है, स्टडी के साथ साथ आपको कुछ इधर उधर के काम भी कराए जा रहे हैं कि नहीं, जो आपको पसंद है आप वो करिए। आपको स्विमिंग पसंद है आप स्विमिंग करिए, आपको कैरम खेलना पसंद है आप कैरम खेलिए। तो इससे क्या होगा, आपके जीवन में एक संतुलन बना रहेगा बाहरी और आंतरिक पर्यावरण के बीच में, और आपके भी मध्य जो आपका आंतरिक गुण है और जो बाहरी है उसमें भी आपका जो पर्सनालिटी है उसको चारों ओर से ये क्या करेगा, पॉलिश करने का काम करेगा। आपके अंदर निखार आएगा, आपके अंदर अनुभव आएगा। यही व्यवहारिक टर्म है जिसको आप अपने एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे अपने दिमाग का, क्योंकि मैंने आपको बताया ना इसमें रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी कम है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि नहीं आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपका वो नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझना है आपको कि वो बात कह क्या रहा है, ताकि उससे संबंधित भी आए तो आप लिख सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक असमानता और लैंगिक भेदभाव आपस में संबंध है, 2 तर्क आपको देना है। अब यहाँ पहले हम समझेंगे आर्थिक असमानता क्या होती है और लैंगिक भेदभाव अभी मैंने आपको बताया है। लिंग के आधार पर किया गया भेदभाव लैंगिक भेदभाव है, समझ में आया। आर्थिक असमानता क्या होती है कि जब अर्थ मतलब आपका मनी, मुद्रा से है, तो आर्थिक असमानता अर्थात कि आपके पास पैसे में क्या है, असमानता है। मतलब कि अगर आप देखेंगे कि किसी के पास पैसा नहीं है या उसमें असमानता, जैसे अगर आप स्त्री और पुरुष, जब आप लिंग विद्यालय और समाज के पेपर को पढ़ रहे हैं तो आपका जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो पुरुष और महिला के ओर ही होना चाहिए, क्योंकि ये उसी चीज़ों को दर्शाता है, उसी असमानता को दर्शाता है और एग्जामिनर भी आपसे वही पूछना चाहता है। तो आर्थिक असमानता क्या है ये समझ में आया। आर्थिक असमानता और गरीबी, ठीक, ये जो गरीबी शब्द है या जो आर्थिक असमानता है, आर्थिक असमानता क्यों है हमारे देश में, अब आप पहले इसको समझिए। क्योंकि देश में अगर आप देखेंगे तो पुरुष और महिला 2 लोग हैं जो किसी समाज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, किंतु उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी गहरी खाई है जिसको, और वो बनाने वाली खाई बनाने का काम किसने किया है, समाज ने खुद ने किया है। क्योंकि महिलाओं के अलग दायित्व बांट दिए गए और महिलाओं के अलग दायित्व बांट दिए गए और पुरुषों के अलग, उस प्रकार से पुरुषों को बाहर निकलने का मौका दिया गया, वहीं महिलाओं को वहां रोक दिया गया। और ये प्रक्रिया 1-2 दिन की नहीं है, कई हजारों सालों से चली आ रही है। वैदिक काल में तो आप देखेंगे उस हिसाब का था नहीं, जब से आपका आधुनिकीकरण आया उसके बाद भी ये भारत की स्थिति है। कई देशों में महिलाएं बाहर निकलती भी हैं, काम भी करती हैं, किंतु भारत के पक्ष में अगर हम कहें तो आज भी बहुत ही कम मात्रा में महिलाएं बाहर निकलती हैं। तो जब महिलाएं बाहर नहीं जाएंगी, जब वो समाज से जो है वहाँ के काम को नहीं जानेंगी, तो आर्थिक असमानता आएगी। तो पैसा किसके पास रहेगा, पुरुष के पास। यही कारण है कि हमारे देश की जीडीपी काफ़ी कम होती है, क्योंकि जीडीपी में योगदान दोनों का होना चाहिए, महिला और पुरुष। जबकि अगर आपको पता होना चाहिए कि जो महिलाओं की जनसंख्या है वो 48 पॉइंट कुछ अप्रॉक्स है, मान लीजिए 48%, मतलब अगर 100% है तो उसमें 48% महिलाएं हैं हमारे देश में। उसके बाद भी उनका जीडीपी में ग्रोथ बिल्कुल ना के बराबर है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसी वजह से है। तो जब ये कारण है तो यहाँ पर आर्थिक असमानता आना तय है। अब आइए देखते हैं तर्क। पहला तर्क यहाँ पर है, 70% औरतें और 30% जो आदमी हैं हमारे यहाँ, पूरी जनसंख्या के, भारत की पूरी जनसंख्या के 70% विमेन औरतें और 30% आदमी बीपीएल लाइन पे। बीपीएल क्या है, बेलो पॉवर्टी लाइन, जिसको हम कहते हैं गरीबी रेखा से नीचे हैं। क्लियर है, 70% औरतें 30% आदमी। तो जब देखिए अब यहाँ पे जो औरतों की गरीबी है वो आपको दिख रहा है कितनी ज़्यादा है, क्योंकि आदमी कितने हैं, आदमी तो 30% है, लेकिन औरतें सोचिए अगर उनके में देखिए तो 70% औरतें, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। आर्थिक अवसरों की कमी
अब ऐसा क्यों है? औरतों की गरीबी के रीज़न क्या है? अब यहाँ पर आप देखिए, क्वेश्चन को समझिए। लैंगिक भेदभाव और आर्थिक असमानता। आपने तर्क दे दिया कि आर्थिक असमानता है। कैसे है? क्योंकि आर्थिक असमानता है तभी तो आदमी सिर्फ 30% बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे हैं, जबकि औरतें कितनी हैं? 70% औरतें नीचे हैं। तो औरतें नीचे हैं तो उसके पीछे का क्या कारण है? आर्थिक अवसरों की कमी, उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है, स्वायत्तता की कमी, उन्हें अपने अकॉर्डिंग मतलब जीने भी नहीं, मतलब कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कुछ जगह आप देखेंगे गांव में, इनफैक्ट कभी कभी शहर में भी, अपने अकॉर्डिंग न तो प्रोफेशन चुनने दिया जाता है, न उनको अपने अकॉर्डिंग रहने दिया जाता है। इसके अलावा शिक्षा में कमी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो पहला तर्क समझ में आया आपको? आप इस प्रकार से परसेंटेज देकर उसको बताएंगे तो आपको मतलब यहाँ पर बिल्कुल नंबर आपके कटेंगे नहीं, और ये काफ़ी इफेक्टिव आंसर होगा। क्लियर है? अब दूसरा तर्क है आपका पितृसत्तात्मक मानसिकता। अब ये जो आर्थिक असमानता है और लैंगिक भेदभाव कैसे संबंध है? क्योंकि आर्थिक असमानता है किस वजह से? क्योंकि लोग लड़कियों को, महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देते हैं। और वो बाहर क्यों नहीं निकलने देते हैं? तो आप सीधा आ जाएंगे, वो इसलिए क्योंकि मानसिकता है, वो मानसिकता बहुत पुरानी है। जो पितृसत्तात्मक सोच वाले लोग हैं, ये लोगों की वजह से ऐसा होता है। तो पितृसत्तात्मक मानसिकता या फिर पुरुष प्रधान की जो मानसिकता है, वो आज भी नहीं चाहते हैं कि महिलाएं घर के बाहर जाएं, महिलाएं कामकाज करें, महिलाएं सारी चीज़ें करें। आज भी कुछ लोग हैं जिनको इस बात से काफ़ी तकलीफ़ होती है। अब इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सबरीमाला, 3 तलाक, कुछ ऐसे केसेस हैं कि जिसमें महिलाओं के जहाँ हक की बात की जाती है तो वहाँ पूरा समाज जो है वो खड़े होकर के आ जाता है कि नहीं, तुमने कैसे कह दिया। तो ये 2 तर्क हैं आपके, जिसके बिहाफ पे आप कह सकते हैं। आपको ये 2 तर्क समझ में आना चाहिए, और इसलिए मैंने इसको काफ़ी समझाया है कि दोनों कैसे जुड़े हुए हैं। अगर ये आप समझ जाएंगे तो ये तो मैंने 2 ही तर्क दिए, आप ऐसे 3-4 तर्क आराम से आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है? आर्थिक असमानता और लैंगिक भेदभाव, और लैंगिक भेदभाव जहाँ आएगा वहाँ बात होगी महिलाओं की। क्लियर है? आर्थिक क्षेत्र में भी कार्यरत महिला और पुरुष। अब ये देखिए, जब हम आर्थिक असमानता की बात करते हैं तो जो आपके 2 तर्क मैंने दिए हैं, ये आपका तीसरा तर्क है और सबसे महत्वपूर्ण तर्क है। ये क्यों सबसे महत्वपूर्ण है उसको समझिए। क्योंकि आपसे कहा है आर्थिक क्षेत्र में, तो मैंने आपको बताया है कि आर्थिक का मतलब हम किस में लेते हैं? पैसे में, मुद्रे में समझते हैं। वही तो हम समझते हैं ना, मनी जिसको हम कहते हैं। तो मनी की जब असमानता की बात आ रही है तो मनी कहाँ आता है? घर में क्या कोई पैसा देता है औरतों को? नहीं। हाउसवाइफ होती हैं तो वो तो उनकी लाइफ टाइम ड्यूटी होती है, उसके ना पैसे मिलते हैं ना कुछ नहीं, 24/7 उनका काम रहता है। तो ये आर्थिक असमानता आएगी कहाँ से? तो ये आर्थिक असमानता आएगी बाहर से। बाहर से मतलब जहाँ वो काम करने जाएंगी। तो इसीलिए तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बताता है कि वो आर्थिक क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, जो कार्यरत हैं, और जो पुरुष हैं, एक ही कंपनी में कार्य करने वाले महिला और पुरुष की सैलरी अलग अलग क्यों होती है? समय उतना ही होता है। अगर 9 से 5 पुरुष कर रहा है, 9 से 5 महिला भी कर रही है, उसके बावजूद भी जो उनको इनकम मिलती है, जो सैलरी मिलती है, उसमें कमी होती है। महिला को कम और पुरुष को ज़्यादा दिया जाता है। इसको कहते हैं पारिश्रमिक अंतर। क्या कहते हैं? पारिश्रमिक अंतर। तो तर्क आप जब पहला देंगे तो ये आप पहले रखिएगा। क्लियर? और उसके बाद आप उसको भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं 2 पूछा तो आप 2 को ही बताएंगे, आप 3 भी बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, समय रहे तब, ठीक है? एक्स्ट्रा में नहीं कि हमें तो सब आ रहा है तो हम सब लिख देंगे, ये गलती नहीं। लेकिन ये पारिश्रमिक अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, जो बताता है कि आर्थिक क्षेत्र में महिला पुरुष साथ में काम कर रहे हैं, उसके बाद भी पारिश्रमिक में महिलाओं को कम पैसा और पुरुषों को अधिक पैसा दिया जाता है, जो एक लैंगिक भेदभाव को दर्शाता है। और इसी लैंगिक भेदभाव के कारण जो आपकी आर्थिक असमानता है वो क्या है? और बढ़ जाती है। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई आर्थिक असमानता और लैंगिक भाव में किस प्रकार का संबंध है, ये भी प्रश्न आ सकता है, तो उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल संबंध है, मतलब कि सकारात्मक है, मतलब नकारात्मक है। मतलब कि अगर हम आर्थिक असमानता को बढ़ाएंगे, मान लीजिए महिलाओं को और कम पैसा करते जाएं, पुरुषों का पैसा और बढ़ाते जाएं, तो क्या होगा? इससे लैंगिक भेदभाव कम होगा या बढ़ेगा या घटेगा? निश्चित सी चीज़ है कि वो बढ़ेगा। तो इसका मतलब है आर्थिक असमानता, अगर पैसा हम महिलाओं का कम करते जाएंगे तो इधर भेदभाव भी तो बढ़ेगा। तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी भी बढ़ेगी, और अगर यही घटता तो ये इन्वर्सली होता। ये टर्म को समझिए। क्लियर?
शहरी क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव के 2 उदाहरण। पहले तो अब यहाँ पे आप समझेंगे शहर या नगर किसको कहते हैं। तो नगर का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहाँ प्रति वर्ग मील जनसंख्या का घनत्व 1000 व्यक्तियों से अधिक हो तथा व्यवहारिक रूप से कृषि न होती हो। अब आप कहेंगे कि यहाँ मैं नगर का क्यों दे रही हूँ, आगे आपको कुछ और प्रश्नों में नगर का आपको पूछेगा कि भाई अर्बन हैबिटेट क्या होता है, तो आप डेफिनेशन आपको याद करना ही करना है। तो बेस्ट यही होता है कि जब वो चीज़ आपको आगे जाके पढ़ना है तो आप उसको स्टार्टिंग से ही अपने हैबिट में, दिमाग में जब आपके रहेगा कि नहीं, अगर हमसे लैंगिक भेदभाव पूछेगा तो, और सिर्फ 2 उदाहरण पूछा है तो पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, इसीलिए मैंने खुद भी लिखा है। WF विल्कॉक्स के अकॉर्डिंग नगर का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहां प्रति वर्ग मील में कितने व्यक्ति रहने चाहिए, 1000 से अधिक, और कृषि वहां पर मतलब नेचुरल तौर पे कृषि न होती हो, व्यवहारिक तौर पे। वर्गेल के अनुसार शहर वह समुदाय है जिसके अधिकांशतः निवासी कृषि के अतिरिक्त दूसरे व्यवसायों में लगे हों। काफ़ी आसान परिभाषा है, ठीक है। वर्गेल ने क्या कहा है कि शहर वह समुदाय है जहां के निवासी कृषि के अतिरिक्त कोई दूसरे व्यवसायों में लगे हों। अब यहाँ पे कुछ डेटा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, देखिए 15th वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक, जेंडर आपका जो इनइक्वालिटी इंडेक्स है, ठीक है, ग्लोबल जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये आपका 2020 में 156 2021 है। 2021 में भारत 156 टोटल देश वहाँ पे थे। कितने देश थे? टोटल 156 देश थे, उसमें भारत 140वें स्थान पर था। बहुत ही ख़राब स्थिति है ये 140वें। सोचिए 156 टोटल देश थे, उसमें भारत 156वें स्थान पे था। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो संस्था है जो उसको रिलीज़ करती है। और क्या था आपका 15वीं वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक। इसको आप अपने आंसर में ज़रूर राइट करिएगा कि जो लैंगिक असमानता है उसमें भारत का स्थान कौन सा था? 140वां था। कौन सा था? 140वां। अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछा है कि 2 उदाहरण जो आपको देने हैं जो शहरी क्षेत्रों में होते हैं। तो देखिए लिंगानुपात में अंतर, तो सबसे पहला जो आपका है वो होगा कि लिंगानुपात में अंतर। तो ये भी तो एक उदाहरण है जो दिखाता है हमको ये लिंगानुपात में अंतर कि शहरों में भी लड़कों की मात्रा या लड़कों की जो संख्या है वो क्या है? ज़्यादा है और लड़कियों की कम। यौन उत्पीड़न के भी जो मामले हैं वो क्या है? शहरों में ज़्यादा हैं, ठीक, और वो भी लड़कियों में ज़्यादा है। लड़कों में भी अब यौन उत्पीड़न होता है, ऐसा नहीं लड़कों के साथ नहीं होता है, बट उसकी संख्या आज भी कम है। तो इसके कारण भी ये एक उदाहरण है जो दिखाता है कि आज भी लैंगिक रूप से भेदभाव होता है। असमान प्रतिनिधित्व, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। असमान प्रतिनिधित्व का मतलब है कि चाहे आप किसी भी सेक्टर में देखें वहाँ पर लड़कियों की संख्या बहुत कम होती है। ख़ास तौर पे अगर आप IT सेक्टर में देखें, आप वैज्ञानिक उसमें देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि औरतों की संख्या काफ़ी कम है। तो ये इसके साथ आप पॉलिटिकल व्यू पॉइंट में भी देखेंगे तो जितने मेल MP MLA या लोग होते हैं उतनी औरतें नहीं हो पाती हैं। तो जो आपका प्रतिनिधित्व होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसमें भी औरतें क्या है? पीछे हैं, जिसका मेन रीज़न यही है लैंगिक भेदभाव। सिंस जेंडर डिस्ट्रिक्ट, ये एक नया टर्म है, इसको आप ज़रूर समझें। सिंस जेंडर डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि जैसे बचपन से ही ना, जैसे आप एक लड़की के तौर पे पैदा हुए तो आपको पहले से ही सोच लिया जाता है कि आपको पहचाना जाएगा तो उसी से कि आप लड़की हैं तो ठीक है, आपको मतलब घर का काम करना है, आपको किचन का काम करना है, आपको घर देखना है, आपको अच्छी गृहिणी बनना है। वहीं अगर आप लड़के होंगे तो आपसे पहले से ही उम्मीद की जाएगी कि आप बाहर का काम देखेंगे, आप अच्छी नौकरी करेंगे, आप बहुत ब्रेव होंगे। तो ये सिंस जेंडर डिस्ट्रिक्ट है कि किसी के पैदा होते ही उसका लिंग देख करके कि लड़का है कि लड़की, आप उसके भूमिका के बारे में पहले से ही अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं। प्रशासनिक उदासीनता, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब उदाहरण है आपका, कह सकते हैं कि प्रशासन भी इसको लेकर के बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि आपके शहरी क्षेत्रों में जो है जो लैंगिक भेदभाव चल रहा है उसको रोकने के लिए कोई भी तरीका किया जाता है। सह शिक्षा विद्यालयी व्यवस्था के 2 गुणों का उल्लेख करिए। सह शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब होता है कोएड एजुकेशन या को एजुकेशन। यहाँ पर लड़का और लड़की एक ही साथ, एक ही छत के नीचे, एक ही समय पर विद्या ग्रहण करते हैं। सह शिक्षा विद्यालय वे हैं जहाँ लड़के एवं लड़कियाँ एक साथ उपस्थित होते हैं तथा एक ही छत के नीचे शिक्षित होते हैं। पता है इतना? गुण आपसे 2 पूछा है, आप कम से कम 4 लिख के आइए। क्या करना है? सम्मान, आत्मविश्वास बनेगा। आप में से बहुत लोग कोएड से भी पढ़ के आते हैं, बहुत लोग सिंगल सेक्स स्कूल से भी पढ़कर आते हैं।
सम्मान बढ़ता है, अगर लड़का लड़की साथ में पढ़ते हैं तो उससे एक दूसरे के प्रति भी सम्मान बढ़ता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, ऐसा देखा जाता है जनरली कि जो बच्चे सिंगल सेक्स स्कूल से पढ़कर आते हैं, जैसे सिर्फ बालक या फिर सिर्फ बालिका वाले, तो जब वो आगे आते हैं और कभी अगर लड़का है तो लड़की से मिलता है या लड़की लड़के, तो वो असहज हो जाते हैं। तो जब बचपन से बच्चे उस हिसाब के जो इन्वायरमेंट में रहते हैं तो उनकी प्रतिस्पर्धा क्या होती है, कंपटीशन काफ़ी हेल्दी होता है। विपरीत लिंग के डर को दूर करना, जो मैंने कहा ऐसा बहुत बार उनको ऐसा फेस होता है, तो इसका जो डर है वो उनके अंदर नहीं होता है। व्यक्तित्व का समग्र विकास, मतलब पर्सनालिटी का ओवरऑल उनके डेवलपमेंट हो पाता है। शिक्षा की कम लागत, शिक्षा की कम लागत ये एक बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि अगर हम जब अकेले अकेले चाहे लड़के या लड़की के लिए जब हम स्कूल बनाएंगे तो इसका खर्च भी ज़्यादा आएगा, और आप देखें तो हर चीज़ ज़्यादा आएगी, रिसोर्सेज भी ज़्यादा आएंगे, टीचर भी, मतलब हर कोई ज़्यादा, उसमें आपका दुगना पैसा लगेगा। जबकि अगर कोएड स्कूल है तो यहाँ पर एक ही रिसोर्सेज में दोनों लोग जो है पढ़ सकते हैं। सामाजिक समूह का भी विस्तार होगा। सामाजिक समूह मतलब लड़का लड़की से बात कर रहा है तो धीरे धीरे क्या होता है, उनका अपना एक एटमॉस्फेयर बन जाता है और वो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है सहज हो जाते हैं। तो यह सहविद्यालयी शिक्षा के क्या थे आपके 2 गुण। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सीधा सा साफ सा इसको समझिए। 2015 में हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत की गई थी, क्योंकि हरियाणा के पानीपत में जो है सबसे ज़्यादा जो है गर्ल की जो रेट थी आपको भ्रूण हत्या की वो ज़्यादा थी और लड़कियों की संख्या काफ़ी कम थी। शुरुआत के 100 जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी 100 करोड़ के कॉर्पस के साथ। इसमें कई मंत्रालयों ने साथ में मिलकर इसमें भागीदारी की थी। इसके साथ यहाँ पर ये बताता है कि जो शुरुआत किया गया था, इसमें देखा गया था कि लगातार जो जनगणना हुए थे, लड़कियों की घटती हुई जनसंख्या को लेकर के ही ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था। 1000 लड़कों पर 927 लड़कियां थी। 2011 में 943 संख्या हुई थी। अब ये कौन कौन से मंत्रालय हैं उसको देख लीजिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है सबसे पहला, स्वास्थ्य मंत्रालय है, परिवार कल्याण मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास। तो इन लोगों का कंप्लीट एक समग्र और संयुक्त रूप से लाई गई ये पहल थी। BBB बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर आप एक लाइन में कहें तो ये महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य करती है, महिलाओं को जागरूक बनाने का काम करती है जो बच्चियां हैं। इसके साथ ही अगर महिला कह रहे हैं तो वही महिला का मतलब स्त्री बेटी सब आप एक ही से समझिए, ठीक है। सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रहे हैं, उनकी शिक्षा में विस्तार का कार्य कर रहे हैं। तो ये चीज़ों को अपने दिमाग में, जब आप ऐसी टर्मिनोलॉजी को पढ़ते हैं तो आपको अपने दिमाग में हमेशा रखना है। 100 जिलों से इसकी शुरुआत की गई थी जैसा मैंने बताया। उद्देश्य यही था, सबसे पहला तो जो लिंग परीक्षण है उसको रोकना। इलीगल अब है, फिर भी काफ़ी लोग अभी भी जो है चेक करवाते हैं, जो काफ़ी गलत बात है। सुरक्षा सुनिश्चित करना, समान भागीदारी करना, मतलब कि लड़का हो या लड़की दोनों की समान भागीदारी होनी चाहिए। गुणवत्ता शिक्षा के लिए क्षेत्र में और जागरूकता के लिए। हाँ, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो BBB है इसके अंतर्गत कई स्कीम और कई लाभ भी मिलते हैं। उस लाभ में जो सबसे पहले नाम आता है वो है आपका सुकन्या समृद्धि योजना का, जो आपको भूलना नहीं है, लिख कर आना है। सुकन्या समृद्धि योजना ये एक काफ़ी अच्छी स्कीम है। इसमें सिर्फ जो खाता खुलता है बैंक में वो सिर्फ लड़कियों का खुलता है, लड़कों का नहीं, क्योंकि है तो लड़कियों के लिए, क्योंकि बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है। तो इसमें क्या होता है कि लड़कियों के नाम से खाता जो है बैंक अकाउंट खोला जाएगा, ठीक। अब इस बैंक अकाउंट में जो माँ बाप होंगे वो क्या करेंगे, पैसा जमा करेंगे। अब सवाल उठता है कि जब बैंक अकाउंट भी खुलेगा, वो भी लड़की का खुलेगा और पैसा भी माँ बाप जमा करेंगे, तो सरकार क्या करेगी। सरकार इसमें ये करती है कि इसकी जो ब्याज दर है वो क्या करती है, वो बहुत अच्छा रखी है। जैसे अगर आप पैसा जमा करते हैं तो जो आपको इंटरेस्ट देगा सरकार देगी, वो काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट देगी। और दूसरा इसमें जो फ़ायदा है कि इस बैंक से, इस अकाउंट में आप चाहे जितने पैसे अपनी बेटी के नाम से डाल रहे हैं, इसमें टैक्स नहीं कटेगा। इस खाते का क्या होगा, कर कटौती इस जो खाता है आपका सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, उसमें कर ये आपका कटौती वो नहीं किया जाएगा। और इसको 18 साल के बाद अगर पिता चाहे तो वो या तो अपनी बेटी की शादी के लिए या उसकी शिक्षा के लिए इसका प्रयोग कर सकता है। तो ये आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना थी। महिला सशक्तिकरण योजना क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट इंग्लिश में कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बात है जो मैं आपको बताती हूँ।
जो आपके बुक में या मैंने बहुत जगह देखा, महिला सशक्तिकरण टॉपिक तो दिया है लेकिन योजना नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर पूछा था कि भाई योजना क्या है। तो मैंने दोनों चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। मैक्सिमम मुझे लगता है कि या तो पेपर बनाने वाले जो एग्जामिनर थे या तो उन्होंने ध्यान से सिलेबस नहीं देखा या जो भी था। तो यहाँ पर हम समझेंगे योजना भी किस राज्य ने लेकर आई थी वो भी, और महिला सशक्तिकरण होता क्या है ये भी समझेंगे, क्योंकि मुख्यतः यही है। ऐसा नहीं कि बच्चा अगर महिला सशक्तिकरण को लिख कर आएगा तो वो काटे होंगे, ऐसा नहीं मुझे लगता है। सबसे पहले सशक्तिकरण, तो आप सोचिए जो शक्ति शब्द होता है, पावर, उसका तो खुद का मतलब पावर होता है, लेकिन जब हम उसमें सशक्तिकरण कह रहे हैं मतलब कि उस पावर में भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। तो शब्द के मतलब को समझिए, ठीक। तो ये क्या है, श मतलब शक्ति है बट उसके ऊपर भी कुछ बड़ी बात कही जा रही है। तो सशक्तिकरण का अर्थ सीधा सा इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखिए, जैसे इसने इसको स्प्लिट किया है। अब ये जो आपका करेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा शक्ति का विस्तार। क्या करना, शक्ति का विस्तार करना। तो क्या महिला सशक्तिकरण सिर्फ महिलाओं का मतलब उनके अधिकारों के बारे में बताना है? तो जी नहीं, ये एक आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट इसका काफ़ी ब्रॉड है। महिला सशक्तिकरण सिर्फ आपके अधिकारों से आपको बताना नहीं है, बल्कि आपकी शक्ति, आपकी क्षमता, आपकी योग्यता, आपकी पहुंच प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। तो जब भी बात आई सशक्तिकरण, तो सशक्तिकरण क्या है, शक्ति का विस्तार है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक महिला को उसकी सर्वोत्तम शक्ति, क्षमता, योग्यता और पहुंच प्रदान की जाती है। महिला सशक्तिकरण महिलाओं के अधिकारों एवं योग्यताओं का विस्तार है। किसका विस्तार है? उनके अधिकारों का, राइट्स का और उनके कैपेबिलिटीज़ का ये क्या है, विस्तार है। अब देखिए इन्होंने कहा है योजना की बात, तो ये जो योजना की शुरुआत की गई थी ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री, इसका पूरा नाम है मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, इसका पूरा नाम यही है। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 2013 अभी भी हैं, कौन है, शिवराज सिंह चौहान। तो इनके द्वारा ये घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, हिंसा से बचाना, आर्थिक निर्भरता कम करना। जो महिलाएं अपने पति पर, अपने पिता पर या घर के किसी भी अन्य सदस्य पर आश्रित हैं तो उनकी आर्थिक निर्भरता को कम करना। कौशल उन्नयन कार्यक्रम, अब ये जो गवर्नमेंट थी मध्य प्रदेश, ये किसके द्वारा कर रहे थे, तो ये कौशल उन्नयन कार्यक्रम के द्वारा ऐसा करते थे। अब महिला सशक्तिकरण जैसा मैंने आपको बताया उसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे महिलाओं को, ये विशेषताएं काफ़ी व्यवहारिक हैं, इनको आप स्वयं से भी लिख सकते हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए साहसी, आर्थिक रूप से स्वाधीन बनाने के लिए मानवाधिकारों की समझ, शैक्षिक सक्रियता, भागीदारी। इसके अलावा तमाम आप स्वयं से भी जोड़ सकते हैं इन पॉइंट्स में। तो ये महिला सशक्तिकरण की क्या है, विशेषताएं हैं। अब आइए देखते हैं सह शिक्षा विद्यालयों की कमियां। आपने अभी गुण पढ़ा था, इसी वीडियो में आपने गुण को देखा था, अब इनकी कमियों को देखिए। तो कमियां तो भाई काफ़ी अच्छे से आप लोग बता लेंगे क्योंकि हम वही तो करते हैं, दूसरों में कमियां निकालते हैं। तो आइए कोएड एजुकेशन के बारे में भी पता लगाते हैं कि भाई कहाँ कहाँ इनके लूप होल्स हैं। सबसे पहला, विकर्षण की अधिक संभावना। तो विकर्षण किस चीज़ से है कि जैसे लड़का लड़की साथ में पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि लड़का जो है टॉपिक छोड़ करके कोई और काम करने लगे और एज इट इज़ लड़की भी वही काम कर सकती है। तो यहाँ पे टॉपिक छोड़ करके मतलब डिस्ट्रैक्शन की संभावना अधिक हो जाती है। सही बात है। व्यक्तिगत भावनाओं की अधिक सहभागिता। अब ये जैसे आप कह सकते हैं कि जो उम्र होती है बच्चों की उसमें क्या है कि व्यक्तिगत जो भावनाएं होती हैं, पर्सनल जो बच्चों की अपनी फीलिंग्स होती हैं, उसकी सहभागिता यहाँ पर इस उम्र में ज़्यादा होती है। ठीक, बच्चे दिमाग से नहीं, अकल से नहीं सोच पाते हैं, इनके कहने का मतलब ये है। गोपनीयता का हनन होता है। गोपनीयता इस सेंस में कि जैसे लड़की है तो कभी कभी आप देखेंगे क्लासरूम में ही बॉयज़ या लड़कों द्वारा लड़की का मजाक उड़ाया जाता है, लड़की द्वारा लड़कों का। तो वो जो गोपनीयता होती है कि एक स्त्री और एक पुरुष या लड़का लड़की के बीच में, उसका हनन माना जाता है। ध्यान की कमी होती है, जैसा मैंने पहले ही पॉइंट में बताया है कि डिस्ट्रैक्शन होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे आप देखेंगे अगर गर्ल्स एजुकेशन स्कूल में अगर आप पढ़े हैं
तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एक अलग ही माहौल होता है और लड़कियाँ थोड़ी आपको देखेंगे कि वो पढ़ाई के समय पढ़ाई सिर्फ करती हैं, काफ़ी फोकस्ड रहती हैं। और वही लड़कों के स्कूल में अगर आप सिर्फ लड़कों के स्कूल में देखेंगे तो ऐसा नहीं होता, लड़के भी पढ़ते हैं लेकिन लड़कियों के लेवल का डिसिप्लिन नहीं वो मेंटेन कर पाते हैं। तो जब कोएड में आते हैं तो वहाँ लड़की तो शांति से पढ़ रही होती है, बट लड़कों का तो वो नेचर है, तो वो उसी हिसाब का काम वो कर रहे होते हैं। तो उस समय क्या है, ध्यान की कमी भी होती है और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया बाधित होना, वही बात है, जब विकर्षण होगा तो सीखने की प्रक्रिया बाधित होगी, अधिगम आपका देरी से होगा। अनैतिक क्रियाएं भी बढ़ने की संभावना होती हैं। ये सब पॉइंट तो आप लोगों को खुद भी पता होगा, तो ये तो कमियां तो आराम से आप जानते हैं, तो इसको आप लिख लेंगे। लैंगिक भेदभाव बढ़ाने में पाठ सहगामी क्रियाओं की भूमिका। पाठ सहगामी क्रियाएं जो पाठ के साथ चलाई जाती हैं, इसमें शारीरिक क्रियाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक क्रियाएं, मनोरंजनात्मक क्रियाएं, किसी भी प्रकार का वाद विवाद, वो सभी चीज़ें आपके पाठ सहगामी क्रिया के उदाहरण में आती हैं। क्लियर है इतना? पाठ सहगामी क्रियाओं को संचालित कराते समय लिंगानुसार विभाजन। प्रश्न क्या आपसे पूछा है कि इसको बढ़ाने में, देखिए इन्होंने पहले ही दे दिया है कि जो लैंगिक भेदभाव है, लिंग के आधार पर जो भेदभाव है, वो पाठ सहगामी क्रियाएं कैसे बढ़ाती हैं। क्लियर? तो सबसे पहला है कि जब आप पाठ सहगामी क्रियाओं का संचालन करा रहे होते हैं, जैसे आपने कोई शारीरिक कार्यक्रम ही किया है, मान लीजिए आप कबड्डी खिलाने की जो है आपने कहा कि आज सभी बच्चे कबड्डी खेलेंगे, तो अब आपने उसमें क्या कर दिया, गर्ल्स का अलग ग्रुप, बॉयज़ का अलग ग्रुप, तो ये क्या है, आपका लिंग भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, पहला पॉइंट। क्रियाओं में पुरुषवादी विचारधारा की अधिकता, अगर बच्चे अलग अलग या एक साथ खेलते भी हैं तो वहाँ भी आप देखेंगे कि पुरुषवादी विचारधारा की अधिकता दिखती है। कहाँ पर? जब आप पाठ सहगामी क्रियाओं में खेल रहे होते हैं या कोई भी आप कर रहे होते हैं। कभी कभी लड़कियों को हर क्षेत्र में भाग लेने का मौका नहीं मिलता, जैसा मैंने कहा कुछ ऐसे भी खेल लोग होता है, कई बार तो आपके क्रिकेट मैच में नहीं लड़कियों को खेलने का मौका मिलता है, कबड्डी की टीम नहीं होती है लड़कियों के लिए, कौन सा गेम है, तो भाई लड़कियाँ बहुत ज़्यादा अच्छा खेलेंगी तो एक बैडमिंटन खेल सकती हैं या फिर खो खो खिला दिया जाएगा। तो ये खेल मतलब पहले से ही धारणा है कि लड़कियां ये खेलेंगी और लड़के ये खेलेंगे, तो भाई अगर किसी लड़की का मन है कि नहीं हम क्रिकेट खेलेंगे तो उसका मन ही रह जाता है, वो कभी साकार नहीं हो पाता ऐसे स्कूलों में। तो यहाँ पर भी लैंगिक भेदभाव ये देखने को मिलता है। कुछ क्रियाएं पहले से ही तय होती हैं कि इसे तो सिर्फ लड़के करेंगे या इसे सिर्फ लड़के से। अभी जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि खो खो है तो खो खो में लड़के पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि लड़कों का मन खो खो का तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी लैंगिक भेदभाव को दिखाता है पाठ सहगामी क्रियाओं के। ठीक, तो अभी तो ऐसा लगता है पढ़ने में कि बचपन में हमने भी ऐसी एक्टिविटी और इसका भाग हम बने, किंतु हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि हम भी लैंगिक भेदभाव के शिकार हो रहे थे। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके स्कूल में भी ऐसी चीज़ें हो रही थी? क्योंकि टीचर वैसा करते हैं कि भाई लड़कियों के लिए ये है, लड़कों के लिए वो है, लेकिन हमारे अंदर उतनी जागरूकता उस टाइम पर तो बिल्कुल नहीं थी। एक समान क्रियाओं में भी बालक बालिकाओं की टीम अलग होती है। जैसे मैंने कहा कि मान लेते हैं कि अगर बैडमिंटन की ही टीम है या किसी की भी टीम है तो उसमें भी लड़की का गर्ल्स की अलग टीम होगी, जो गर्ल्स के साथ खेलेंगी, बॉयज़ के साथ खेलेंगे, तो ये भी बात है। इस प्रकार पाठ सहगामी क्रियाओं द्वारा लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। साथ ही विद्यालयी वातावरण में महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक संवेदनशीलता के प्रति प्रतिबद्धता का अभाव दिखाई देता है। ये भी बड़ी बात है कि जो पाठ सहगामी क्रियाएं हैं तो जिस विद्यालय के परिसर में ये आयोजित हो रही होती हैं ना, तो वहाँ महिला सशक्तिकरण की कमी भी होती है और लैंगिक संवेदनशीलता की भी कमी होती है। क्लियर? आज का आखिरी प्रश्न है आपके लिए, अध्यापक किस प्रकार लैंगिक भेदभाव के प्रभाव को निष्प्रभावी कर सकता है? अब भाई रोल ऑफ टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करेगा कौन? बदलाव शिक्षक। तो देखिए यहाँ पर लैंगिक भेदभाव की बात किया जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर एक आंकड़ा है यूनेस्को द्वारा, भारत में प्रतिवर्ष 1,30,00,000 कन्या भ्रूणों की हत्या कर दी जाती है। सोचिए, भारत में प्रतिवर्ष 1,30,00,000 जो फीमेल आपकी बच्चियां होती हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। ये यूनेस्को द्वारा जो है एक उसमें बताया गया है। यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संपूर्ण विश्व का 3/5 भाग शिक्षा से वंचित बालिकाओं का है। ये जो डेटा है, ये डेटा अगर आप आंसर में लिखते हैं तो बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव आंसर आपका होगा। इसको मैं अलग अलग जो है PIB एक आता है आपका
प्रेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो या इस प्रकार से यूनेस्को की वेबसाइट से जाकर भी आप इस डेटा को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु जब मैंने इतनी मेहनत की है, अलग अलग जगह से डेटा आपके लिए इकट्ठा किया है, तो आप इसकी जो है जहमत ना करें और इसी डेटा को विश्वसनीयता मान करके अपने आंसर राइटिंग में राइट कर लें। संपूर्ण विश्व का 3/5 भाग जो है शिक्षा से वंचित बालिकाओं का, मतलब ऐसी लड़कियां जिनको शिक्षा मिली ही नहीं है कभी, वो ऐसे हैं। सोचिए, पूरे विश्व की जितनी जनसंख्या है उसका 3/5 पार्ट, ठीक। और भारत में 1,30,00,000 लड़कियों की हत्या कर दी जाती है जब वो पेट में होती हैं तभी। अब यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा है कि अध्यापक कैसे इसको निष्प्रभावी कर सकता है, तो ये ऊपर बताने के पीछे का रीज़न ये था कि समस्या काफ़ी गंभीर है और इस पर संवेदनशीलता की काफ़ी ज़रूरत है। और वो संवेदनशीलता और वो गंभीरता कौन लेकर के आएगा समाज में या विद्यालय में, तो वो एक ही है जो है अध्यापक, मल्टीपर्पज़ अध्यापक, ठीक। पहला है सकारात्मक दृष्टिकोण। अब शिक्षक क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहला शिक्षक करेंगे कि भाई सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करेंगे। दूसरा, लिंग भेद दर्शाने वाले शिक्षण सामग्री को परिवर्तित करेंगे। ये बहुत ज़रूरी बात है कि जैसे कोई TLM आपने लेकर आए जिसमें मेल के बारे में ज़्यादा है, मतलब लिंग भेदभाव, लैंगिक भेदभाव दिख रहा है, तो आप उसको परिवर्तित करके कर सकते हैं। लड़के लड़कियों के मध्य स्वस्थ अंतरक्रिया को प्रोत्साहित करके, मतलब कंपटीशन करवा करके, ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर ये अंतरक्रिया है तो लोग इसका मतलब गलत ही समझते हैं, इसलिए जगह जगह लिखा था स्वस्थ अंतरक्रिया, तो ठीक है, ये भी एक तरीका है। जेंडर न्यूट्रल भाषा का प्रयोग करके, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर एक शिक्षक इसका प्रयोग करता है। इसका मतलब है जैसे अगर हम कहते हैं कि जैसे मान लीजिए हम अगर कहते हैं कैमरामैन, ठीक है, कैमरामैन, तो कैमरामैन क्यों, कैमरा वुमेन भी तो हो सकता है। तो बेटर ये है कि आप इसकी जगह जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज़ करिए, मतलब ऐसे लैंग्वेज का यूज़ करिए जो ना तो स्त्री को दिखाता हो ना तो पुरुष को दिखाता हो। तो क्या यूज़ कर सकते हैं हम, कैमरा पर्सन, क्या यूज़ कर सकते हैं, कैमरा पर्सन। क्लियर है। इसी प्रकार से अलग अलग जिस टर्म में देंगे सब में मैन लगा होता है, तो आप उसको मैन क्यों लगा रहे हैं, ये भी आपका वर्ड क्या दिखा रहा है, लैंगिक भेदभाव दिखा रहा है, तो उसको भी आप हटा के वहाँ पर पर्सन करिए, कॉमन जेंडर को करिए। उदाहरणों में दोनों की बातों को दर्शाकर, अक्सर उदाहरण भी दिया जाता है तो उसमें भी अधिकतर आप देखेंगे कि जो पहले से चला आ रहा है उसमें लड़कों को ही ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, तो उन उदाहरणों में लड़कियों के भी एग्जाम्पल को उठा करके यहाँ किया जा सकता है। कक्षा में समान प्रतिनिधित्व, इसका सीधा मतलब ये होता है कि जो क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होता है उसमें गर्ल्स को और बॉयज़ को दोनों को कॉमन, कि अगर जैसे मान लीजिए कि क्लास का है, अगर मॉनिटर है तो आप एक लड़के को बना दीजिए, एक लड़की को भी बना दीजिए। डिबेट हो रहा है तो आप दोनों को स्टैंड करिए, मतलब दोनों का कॉमन पॉइंट वहाँ पर होना चाहिए। किसी भी क्रिया में विभाजन का आधार जो है वो लिंग नहीं होना चाहिए, मतलब कि आप चाहे शारीरिक कोई क्रिया करा रहे हैं, वाद विवाद करा रहे हैं, मनोरंजन का कोई कल्चरल एक्टिविटी है, वहाँ पे जो डिवाइड होना चाहिए टीम, उसका आधार जेंडर नहीं होना चाहिए, उसका आधार लड़का या लड़की का सेक्स नहीं होना चाहिए। पाठ सामग्री का सावधानी से चुनाव करके, जो TLM आप लेकर के आएँ उसको सही से देख कर ले आएँ कि उसमें कहीं लैंगिक जो है चीज़ों के दर्शन तो नहीं हो रहे हैं। परिचर्चा वाद विवाद करा के, परिचर्चा वाद विवाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप स्टार्टिंग में ही लिखिएगा। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि डिस्कशन, जितने आपके सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं सोसाइटी में, अगर उसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है तो वो आपका डिस्कशन ही है, परिचर्चा है, क्योंकि उससे आपको 10 तरह के माइंड के अलग अलग थॉट्स निकल कर आते हैं। वाद विवाद करा के और हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बता के, ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप बता सकते हैं कि भाई आप जिसमें महिलाओं को कम समझते हैं या जो भी हैं, बच्चे भी हैं, अगर वो महिलाओं को कम समझ रहे हैं, स्त्रियों को कम समझ रहे हैं, तो आप एक शिक्षक होने के नाते उनके उदाहरण देकर बता सकते हैं किस प्रकार चंद्रयान 3 आपका लॉन्च हुआ और उसको लीड करने में एक महिला का सबसे बड़ा उसमें हाथ था, उसको लीड करने में। तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में आपसे कम नहीं है, आपसे कम क्या मतलब क्षेत्र में कम नहीं है, तो उनका प्रतिनिधित्व भी क्या होना चाहिए, कक्षा हो या कक्षा के बाहर हो, समाज हो, कार्य करने का स्थान हो, वहाँ पर उनका प्रतिनिधित्व आपके समान होना चाहिए। ठीक, तो ये सब काम कौन बताएगा, तो ये सब काम शिक्षक करेगा। और इससे क्या करेगा शिक्षक, जो लैंगिक भेदभाव जो फैला हुआ है उसको दूर करेगा। क्लियर है। सो ये आपके 2022 का पेपर था, आपका
जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का 10 क्वेश्चंस यहाँ पर हमने कवर कर लिए हैं। अब बाकी 2021 का और आपका फिर 20 का तो नहीं, 19, 18 उसका भी पेपर जो है हम अगले नेक्स्ट सीरीज़ में जो है कर लेंगे। तो चलिए, इतना आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके साथ कोई समस्या है तो कमेंट करके हमें बता दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।